ठीक है। मसल्स में क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सके और रिलैक्स भी हो सके, है ना। तो यहां तक भी कोई दिक्कत है इन तीनों मूवमेंट्स में? अब मैं बॉयडल में बताओ दो कौन कौन से हैं? हाँ, मैक्रोफेजेस डिफेंस मैकेनिज्म से याद कर लो, और दूसरा क्या है, साइटोस्केलेटल, एग्जाम्पल माइक्रोफिलामेंट्स, ये दो यहाँ हो गए। ठीक है, उसके बाद से कौन सा पढ़ा था हमने, सीलियरी मूवमेंट्स, कौन सा है, इंटरनल ऑर्गन्स के सारे पार्ट्स, ट्रैकिया, और दूसरा कौन सा पार्ट है, ओवम। और मस्कुलर मूवमेंट्स के लिए जितने भी मस्कुलर मूवमेंट्स दिमाग में आए उन सब का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो, जॉ मूव करना, टंग मूव करना, चीक रिट्रैक्ट करना, ये सारे के सारे क्या है, मस्कुलर मूवमेंट्स है। यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी मसल्स की यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। ठीक है, अब मसल्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि मसल कैसे, किन किन चीजों से मिलके बनी होती है ना, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन को अचीव कर पाती है। ठीक है, इसका क्या कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम से, यही सारा इस सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो पार्ट पढ़ लेते हैं कि स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी, और आपने एक और टर्म सुना होगा माइकोलॉजी। क्या होती है माइकोलॉजी, है ना, फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, बट दिस इज नॉट सेम, दिस इज मायोलॉजी। तो डोंट कंफ्यूज कि मायोलॉजी और माइकोलॉजी में वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट नाम में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मायोलॉजी को हम लोग कहते हैं सार्कोलॉजी। बस ये थोड़े थोड़े से जो वो है इंट्रो पार्ट है, ये देख लो। मसल कहां से डेवलप्ड है, मीजोडर्म से। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अभी तक जो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, हम मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, उसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। बट मसल जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, वो इलास्टिक इन नेचर भी होता है, मतलब इलास्टिसिटी भी वो शो करता है, एक्साइटेबिलिटी भी वो शो करता है। तो ये चार जो प्रॉपर्टी है मसल्स की, ये आपको याद रखनी है। कौन कौन सी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। About 40 to 50% of the body weight is contributed by muscles. देखो मसल का कितना ज्यादा योगदान है आपके बॉडी वेट में, ऑलमोस्ट 40 to 50% कौन कंट्रीब्यूट करता है, मसल्स। तो कोई इंसान अगर बहुत हैवी है, तो बहुत ज्यादा हैवी है, तो क्या होगा, मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। तो फैटी लोग जो होते हैं उसमें क्या होती है, मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका वेट बहुत ज्यादा दिखता भी नहीं है, मतलब उनका वेट दिखता है बट उनकी मसल ग्रोथ नहीं होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, हंसना नहीं है भाई। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत डेंस होती हैं, तो मसल बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद भी उनका वेट होता है, पर लोग उनको कहते हैं कुछ खा लिया कर। ठीक है, तेरी हड्डियां, तेरे अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। तो लोग उनको ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं, बट उनको भी बुरा लगता है। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स, तो हमारे बॉडी में तीन तरह की मसल्स पाई जाती है। कौन कौन सी, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, और एक हार्ट को अलग से मसल दे रखा है, कौन सा, कार्डियक मसल। वॉलेंट्री मसल्स कैसी मसल्स होती हैं, जो स्केलेटल पार्ट पे पाई जाती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स वैसी मसल्स होती हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स पे पाई जाती हैं, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स में हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं खड़ी हूं और मैं कुछ बोल रही हूँ और ये मूवमेंट्स मैं कर रही हूँ, तो इस पे ये कौन सा रिएक्शंस है, ये वॉलेंट्री रिएक्शंस है। ठीक है, बट इनवॉलेंट्री मसल्स हैं जो एब्डोमेन के वॉल्स में जो मसल्स प्रेजेंट हैं, उनका जैसे पेरिस्टालिटिक मूवमेंट पे, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, वो होना ही होना है, सर्वाइवल के लिए वो होना ही होना है। ठीक है, तो वॉलेंट्री का क्या मतलब हुआ, जिसपे आपका कंट्रोल है। इनवॉलेंट्री का क्या मतलब हुआ, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा वॉलेंट्री मसल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, चलो एक एक करके पढ़ते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के लाइन लिखे हुए हैं। दे आर रिलेटेड टू द स्केलेटल सिस्टम, सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। क्यों, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम पे ही पाए जाते हैं एक ये मसल्स, इसलिए इनका क्या नाम है, स्केलेटल मसल। अगर एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलेटल मसल, तो वहां पे क्या सोचना है कि कौन से मसल के बारे में बात कर रहे हैं, वॉलेंट्री मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइंस आर फाउंड एट रेगुलर इंटरवल्स, हेंस दिस मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रिप
और स्ट्राइएटेड मसल। अब देखो एक ही मसल है, इनके अलग अलग नाम है, क्यों? इनकी प्रॉपर्टी की वजह से। अब वॉलेंट्री क्यों कह दिया? क्योंकि इसमें हमारा बस चलता है, मतलब हम जो कहते हैं वो ही करता है वो, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया? वॉलेंट्री मसल्स कह दिया, ठीक है। और स्ट्राइएटेड क्यों कह दिया? क्योंकि इस पे ट्रांसवर्स लाइंस पाई जाती हैं, ठीक है। अगर इस मसल्स को हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये स्मूथ नहीं दिखेगी, क्या पाए जाएंगे इसमें? स्ट्राइएशंस पाए जाएंगे, ठीक है, इसमें लाइंस पाई जाएगी, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? स्ट्राइप्ड और स्ट्राइएटेड मसल्स। तीन नाम में कोई कंफ्यूजन है? कौन कौन सा? वॉलेंट्री क्यों? आपके कंट्रोल में है। स्ट्राइएटेड या फिर स्ट्राइप्ड मसल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें लाइन है, वो स्मूथ दिखने में बिल्कुल नहीं है। और स्केलेटल मसल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो स्केलेटल मसल से रिलेटेड है। तो मुझे बताओ कि वॉलेंट्री, स्केलेटल, स्ट्राइएटेड और स्ट्राइप्ड, ये तीनों क्या चारों टर्म सिर्फ एक ही टाइप के मसल के लिए यूज हो रहा है कि नहीं? है ना, ये चारों टर्म एक ही टाइप के मसल के लिए यूज हो रहा है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। ऑब्वियस सी बात है, जब ये हमारे कंट्रोल में है, अब इनवॉलेंट्री मसल्स को तो हम नहीं कहेंगे कि हमें चलाओ। अगर अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां से चली जाऊं, तो मैं किसी ऐसे इंसान को बोलूंगी जिसमें मेरा कोई बस ही नहीं चल रहा है। अब जैसे मैं जानती हूँ यहाँ पे मानसी को मैं जानती हूँ, मुझे कहीं पे जाना है ऐसी जगह पे जो मुझे नहीं पता है, तो मैं मानसी को बोलूंगी ना, या फिर जो नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश वाले, में जाके उनसे बात करूंगी कि सुनो मुझे लेके चलो, और वो मेरी बात भी नहीं मानेंगे कि मैं क्यों लेके जाऊं, मैं तो आपको जानता भी नहीं, है ना, वो तो सुनेंगे ही नहीं, तो उनको तो बोलना ही क्या है? बेकार है। तो अगर आपको मूवमेंट्स करवानी है तो कैसे मसल से करवाओगे? जिन पे आपका बस चलता हो। तो लोकोमोशन में मुझे बताओ कौन से मसल हेल्प करते होंगे? कौन से मसल हेल्प करेंगे? वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कि स्केलेटल मसल, ये जो चारों टर्म्स हैं वो किसके लिए हैं? लोकोमोशन के लिए, बॉडी के पोस्चर को चेंज करने के लिए, ठीक है, मतलब मूवमेंट्स भी करवा रहे हैं और लोकोमोशन भी करवा रहे हैं। अगर लोकोमोशन करवा रहे हैं तो मूवमेंट तो करवा ही सकते हैं ना, ठीक है। देयर कॉन्ट्रैक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय विल पावर ऑफ एनिमल्स, सो कॉल्ड है वॉलंटरी मसल। मतलब जब से हमने ये खोला है ये टॉपिक, तब से हम यही बात कर रहे हैं, तो उसने भी फाइनली लिख दिया कि यार चलो तुम्हारी बात भी मैं मान ही लेता हूँ। देखो, मसल फाइबर इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कॉल्ड एज एंडोमाइसियम। थोड़ा सा ना इस चीज को ध्यान देना, और ये एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखी है, तो वो एनसीईआरटी वाली डायग्राम आप देख सकते हो, वहां से बहुत अच्छे से समझ आएगी कि ये क्या कहना चाहता है। और कंफ्यूज नहीं होना है कि पता नहीं कितने सारे नाम एक साथ दे दिए, ऐसा नहीं सोचना है, थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। बस यहाँ पे मैं टर्म्स बताऊंगी और डायग्राम से मैं समझाऊंगी, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले यहाँ पे टर्म्स सुन लो कि मसल फाइबर जो है वो किससे ढकी हुई है? एंडोमाइसियम से। Many muscle fibers are combined to form a group of fasciculi। क्या बना रही है? fasciculi। एक मसल है, ठीक है, मसल की एक फाइबर के बारे में बात करें, जैसे मान लो ये हमारी एक मसल है, ठीक है, अब इसमें बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट हैं, मैंने इसको इतना सा कट किया और इसके एक फाइबर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस फाइबर की कवरिंग क्या है? एंडोमाइसियम। क्या है इसकी कवरिंग? एंडोमाइसियम। अब बहुत सारे मसल फाइबर मिलके क्या बना रहे हैं? फेसिकुलाई, ठीक है। ईच फेसिकुलाई इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज नोन एज पेरीमाइसियम। अब देखो, एंडोमाइसियम क्या है? मसल के ऊपर का फाइबर है, ठीक है, क्या है? मसल का फाइबर है। अगर ये मसल मैंने बना रखा है तो इसको जो, चलो इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक मसल का फाइबर है, मसल है ये, ठीक है, इसमें तो लिखा ही नहीं है वो, चलो देखो मैं बता देती हूँ, ये क्या है? एंडोमाइसियम। ये मसल के जो फाइबर है वो क्या है? ये येलो से जो यहाँ पे करा हुआ है, ये क्या है? एंडोमाइसियम, ठीक है। और इसमें तुम देखोगे तो यहां पर ये वाले जो ऐसे बने हुए हैं, ये सारे के सारे ये क्या है? फेसिकल्स हैं। क्या है? मसल फेसिकल्स हैं। अब जो इनकी कवरिंग है वो क्या है? पेरीमाइसियम। क्या है? इनकी कवरिंग क्या है?
पेरीमाइसियम है। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब चलो फिर से यहाँ पे देखते हैं इसमें और क्या क्या दे रखा है। Many fasciculi combine to form a muscle, जो वहां पे दिख रहा है। Muscle is covered by a layer of connective tissue which is called epimysium. Muscle fiber attached to a tough cord of connective tissue called tendon. Tendon is further, मतलब टेंडोन क्या होता है? मसल से बोन का कनेक्शन होता है। अब देखो इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं। ये एक मसल है, ये एक मसल का डायग्राम हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। मसल की कवरिंग क्या है? जो ग्रीन से है, वैसे सारे तो ग्रीन से ही है, जो कलर चेंज कर, हाँ ये वाली जो है ये क्या है? एंडोमाइसियम, जो मैंने अभी रेड से करा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? एंडोमाइसियम। मसल की आउटर कवरिंग क्या है? एंडोमाइसियम, ठीक है। अब इसको हम कट करके इसके सेक्शंस देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर बना है तो ऐसा तो होगा ना कि उसकी कुछ फंडामेंटल यूनिट होगी। जैसे इस घर को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें पत्थर का टुकड़ा मिलेगा ना, कि पत्थर के टुकड़ों टुकड़ों से ये बना हुआ है ना। वैसे इस मसल को जब हम काटेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ये फेसिकल्स दिखेंगे। ये जो ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े से स्ट्रक्चर, ये क्या है? फेसिकल्स है। क्या है ये? और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर। क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर। अच्छा, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। देखो ये जो पिंक से है ना, ऐसे वाले लाइन, ये अभी मैं इसको वाइट करने वाली हूँ तो तुम लोग और अच्छे से समझ पाओगे। ये वाला जो क्या है, ये मसल फाइबर है। समझ में आ रही है? पिंक वाला पोर्शन, ये सब क्या है? मसल फाइबर है। अब ये ऐसे जो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्यूबुलर सा या फिर सिलिंड्रिकल सा, ये क्या है? फेसिक्युलेटा। क्या है? फेसिक्युलेटा। और ये पूरा का पूरा क्या है? मसल है। समझ पा रहे हो? है ना, एक मसल है जिसके अंदर फेसिक्युलेटा है, फेसिक्युलाई है, और फेसिक्युलाई के अंदर क्या है? मसल फाइबर्स है। ये बात समझ में आ गई? अब इन सब की कवरिंग होती है ना। जैसे मसल है उसकी भी एक कवरिंग है, फेसिक्युलाई है उसकी भी एक कवरिंग है, और मसल के फाइबर के बारे में तो हमें पढ़ना ही है, तो उसकी कवरिंग और उसके बारे में तो हम पूरा मतलब एक सेक्शन ही है हमारा। तो जो थोड़ी सी चीजें हैं वो यहाँ पे समझ लेना। मसल की कवरिंग क्या है? एंडोमाइसियम। और फेसिकल्स की कवरिंग क्या है? पेरीमाइसियम। और फेसिकल के अंदर प्रेजेंट क्या है? मसल फाइबर। यहां तक कोई दिक्कत? यही चीज दे रखी है एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी खोल के देखो, बहुत अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो मसल फाइबर के बेसिक स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा कि ये कवर होती है एक कनेक्टिव टिश्यू से। सारे के सारे क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो ये कवर किससे होती है? कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती है। इसके अंदर बंडल्स होते हैं। ये तुम्हें नहीं लग रहा है कि ऐसे बंडल बंडल बना के रखे हुए हैं? ऐसा लग रहा है ना। तो इन बंडल्स का क्या नाम है? फेसिकल्स। और फेसिकल्स की जो कवरिंग है वो क्या है? पेरीमाइसियम। और फेसिकल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है? मसल फाइबर। समझ में आ गई बात? अब और पढ़ते हैं हम लोग फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ मसल फाइबर, जो मैंने अभी वहां पर टर्म बताया कि मसल की कवरिंग पहले ही पता चल गई, ठीक है। उसके अंदर जो बंडल्स थे वो भी पता चल गए हैं, ठीक है। मसल्स के बंडल जो हैं वो भी पता चल गए हैं। और अब क्या है कि हमें पता क्या करना है कि मसल के फाइन स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये पता करते हैं। तो देखो क्या क्या है इसमें मसल्स के फाइन स्ट्रक्चर के बारे में। स्केलेटल मसल फाइबर इज सिलिंड्रिकल और ट्यूबुलर इन शेप एंड इज लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फेसिकल्स के अंदर जो पिंक वाले स्ट्रक्चर वहां पे दिख रहे थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर से एक बार देख लो, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, ये वाले स्ट्रक्चर, ये क्या है? मसल फाइबर्स। अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इधर इधर चल रही है मूवी, ठीक है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मसल फाइबर के बारे में, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर? फेसिकल्स के अंदर। तो उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि इनका शेप कैसा है। तो इनका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल या ट्यूबुलर, जो इस तरीके से जो प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसे फेसिकुलाई है और इसके अंदर ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं बस। तो इनका शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल या फिर ट्यूबुलर। और तुम्हें क्या इसमें कहीं पर ब्रांचिंग दिख रही है? ऐसा दिख रहा है कि कहीं से ऐसे इसके यहाँ से एक पत्ता निकल रहा है, यहाँ से स्टॉक निकल रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है? किसी को अगर दिख रहा हो तो कोई स्पेशल बच्चा? नहीं दिख रहा है ना। तो ये कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इनके अंदर
इनका शेप कैसा है, ट्यूबुलर है या फिर सिलिंड्रिकल है, देयर इज नो ब्रांचिंग इनसाइड द मसल फाइबर, ठीक है। उसके बाद से क्या पढ़ते हैं, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलिमा, दिस मेम्ब्रेन कंटेन कोलाजन फाइबर। तुम लोगों ने ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन पढ़ लिए होंगे, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अब मेरा दिमाग ब्लास्ट करने वाला है, पर ऐसा नहीं सोचना है, सबको एब्जॉर्ब करना है। पहले हमने फेसिकल्स की कवरिंग को पढ़ा था, क्या था वो, अब मैं फेसिकल की पूछ दूं तो वो नहीं बताएगा। फेसिकल की कवरिंग क्या थी, पेरीमाइसियम, मतलब सब लोग जो हैं उन्होंने कवर बना के रखा हुआ है अपने, जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो एक बाउंड्री बना के रखते हैं ना, कि देखो ये एरिया मेरा है, यहाँ से तुम वर्जित हो, ये एरिया मेरा है, इसमें तुम नहीं आ सकते हो। तो वैसे ही फेसिकल की आउटर बाउंड्री जो है वो क्या है, पेरीमाइसियम। मसल जो है उसकी आउटर कवरिंग क्या है, एंडोमाइसियम। तो अब मसल फाइबर है, ये भी तो चुप नहीं बैठेगा ना कि सब लोगों ने कवरिंग ले ली, मैं बिना कवर के थोड़ा ना घूमूंगा, तो उसने भी एक कवरिंग बनाई है, वो क्या है, सार्कोलिमा। वो दोनों एक पल को भूल भी जाना, वैसे तो मैं नहीं कहूंगी कि भूलना, पर अगर इसको कभी मत भूलना, ठीक है प्लीज, ये इसको कृपया ना भूलें, ये रोने लग जाएगा अगर भूलोगे इसको तो, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ना भूलें। सार्कोलिमा क्या है, मसल फाइबर की कवरिंग है, ठीक है। फेसिकल की कवरिंग पेरीमाइसियम, मसल की कवरिंग एंडोमाइसियम, बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टिव टिश्यू। बट सार्कोलिमा जो है, और सार्कोलिमा जो है किसी कवरिंग है, मसल फाइबर की, और जिसके अंदर क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है ना। उनके जो कवरिंग थे उनमें तुमने पढ़ा था कि इसमें कोलाजन फाइबर है, नहीं पढ़ा ना, बट इसमें क्या है, इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे क्या है, कोलाजन फाइबर। किसकी स्पेशलिटी है, क्या नाम होता है मसल फाइबर की लेयर का, हाँ पूछा जा सकता है ये दोबारा फिर से, सोना नहीं है, ठीक है। ये देखो, each muscle fiber contain multinucleated sarcoplasm, nucleus and sarcoplasm are found in the peripheral part। अब देखो जैसे कि एक सेल को तुम इमेजिन करो ना, सेल के जो जो कंटेंट होते हैं उसमें कवरिंग होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वही चीज यहाँ पर भी है। इसकी कवरिंग को क्या कह दिया हमने, सार्कोलिमा। उसका जो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। तो बिल्कुल सेल को एकदम इमेजिन करना है और सार्को जोड़ते जाना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, मायोफिब्रिल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल रोज एंड फॉर्म द डार्क एंड लाइट लाइंस, ठीक है। दीज लाइंस आर फाउंड इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, दीज लाइंस आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, बोथ प्रोटीन्स आर फिलामेंटस प्रोटीन। यहाँ की लाइंस को ना थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अभी तक मैंने क्या बोला, मसल फाइबर के बारे में कि इनकी कवरिंग होती है, क्या होती है वो, सार्कोलिमा होती है, उसकी कुछ स्पेशलिटी है, क्या है उसकी स्पेशलिटी, कि उसमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे बाकी के सेल्स हैं उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, सार्कोप्लाज्म होता है, लाइक प्रोटोप्लाज्म, और उसके अंदर भी क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं मसल के बारे में, तो उसकी जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट होगी उसको अगर हम जान जाएं तो हम इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जान जाएंगे। तो उसकी सबसे छोटी सी यूनिट क्या है, मसल फाइबर, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। इसकी हमने कवरिंग जान ली, इसके कंटेंट जान लिए, अब और देखते हैं डिटेल में कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो देखो, इसमें एक चीज प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है, मायोफिब्रिल। क्या होती है, मायोफिब्रिल, ठीक है। मायोफिब्रिल जो होती है वो अरेंज होती है ऑल्टरनेटिव, मतलब पैरेलल रोज में, ऐसे समझ लो कि एक ये तुम्हारा मसल है, मसल नहीं सॉरी मसल फाइबर है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसे लाइन लाइन सी बनी हुई है, पैरेलली ये अरेंज्ड है, किसके अंदर, मसल फाइबर के अंदर। अब ये जो पैरेलल लाइंस हैं ये लाइट भी होती हैं और डार्क भी होती हैं, ऑल्टरनेट मैनर में। अगर लाइट है उसके बाद डार्क, डार्क है उसके बाद लाइट, है ना। ऐसा नहीं होगा कि लाइट के बाद लाइट या फिर डार्क के बाद डार्क, ऐसा नहीं है, अंधकार के बाद उजाला दे देता है ये, ठीक है। अब क्या होता है, दिस लाइन आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स, बोथ प्रोटीन्स आर फिलामेंटस प्रोटीन। अब ये लाइंस जो होती हैं, ठीक है, ये किसकी बनी होती हैं, एक्टिन और मायोसिन की। किसकी बनी होती है, एक्टिन और मायोसिन की। अब ये एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंटस प्रोटीन है। फिलामेंटस कहने का क्या मतलब है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। वैसे इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अपने मन से मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। किसके बने होते हैं,
एक्टिन के और मायोसिन के। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिन व्हाइल मायोसिन्स आर थिक। अब देखो दो प्रोटीन है इसके पास, ठीक है, एक्टिन जो है वो पतला है और मायोसिन जो है वो थोड़ा मोटा है, तो डार्क कौन बना रहा होगा? और एक्टिन जो है कैसा बनाएगा, ठीक है। तो देखो लाइट लाइन और बैंड आर मेड अप ऑफ ओनली ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, दीज बैंड्स आर मोनोरिफ्रैक्टिव इन पोलराइज्ड लाइट, सो इट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड और आई बैंड। अब तुम लोग क्योंकि फिजिक्स के विद्यार्थी हो तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट है तो मोनो रिफ्रैक्शन क्या होता है, पता है किसी को कि मोनो रिफ्रैक्शन क्या होता है? फिजिक्स के विद्यार्थियों आपके लिए ये सवाल है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि लाइट लाइन जो है वो किसकी बनी होती है? सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी होती है? थिन फिलामेंट्स की, विच इज योर एक्टिन। एक्टिन क्या बनाता है? लाइट बैंड को बनाता है। और क्योंकि ये इसमें सिर्फ एक ही तरह की प्रोटीन पाई जा रही है, ये इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। क्या कह रहे हैं इसको? आइसोट्रोपिक बैंड। और ये लाइन भी याद कर लेना यार, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इतनी हाई फाई लाइन है, तो ये भी क्या पता उठ के आ जाए। तो ये लाइन याद कर लेना कि लाइट लाइन और बैंड इज मेड अप ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट्स, दिस बैंड्स आर मोनो रिफ्रैक्टिव इन पोलराइज्ड लाइट, सो इट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक बैंड। और आई बैंड, आई बैंड क्या कहते हैं? किस बैंड को कहते हैं? जो हमारे एक्टिन फिलामेंट्स बनाते हैं। ये मायोफिब्रिल्स जो जैसे मैंने बताया कि पैरेलली अरेंज्ड होकर लाइट और डार्क करते हैं, तो लाइट वाला कौन बनाता है? एक्टिन बनाता है। और एक ही तरह का उसमें प्रोटीन है विच इज ओनली एक्टिन, तो उसको हमने क्या कर दिया? आइसोट्रोपिक। क्या कह दिया उसको? आइसोट्रोपिक। अब क्या होता है? इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट्स इट। अगर मैं एक बात देखो यहाँ पर मैं ये चीज बताऊं कि ये तुम्हारा मसल फाइबर है, क्या है ये? मसल फाइबर है। और यहाँ पे तुम्हारा ये तुम्हारे लाइट बैंड्स हैं। ये क्या है? क्या है ये? वैसे इतने टेढ़े नहीं होते हैं, काफी सीधे होते हैं वो। तो ये क्या है? लाइट बैंड्स है ना। अब इनके बीचों बीच ना, इनके सेंटर से एक लाइन गुजरती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेड लाइन। क्या कहते हैं? इधर देख लो बच्चों, क्या कहते हैं इसको? तो जेड लाइन बेसिकली क्या है कि जो तुम्हारी आइसोट्रोपिक बैंड है उसके सेंटर में, आइसोट्रोपिक इतना बड़ा नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसको क्या कह दिया? आई लाइन। तो आई लाइन के सेंटर में क्या पाई जाती है? जेड लाइन, ठीक है। यही बात लिखी हुई है यहाँ पर कि जो हमारी आई लाइन होती है उसके बीच में एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेड लाइन, जो कि उसको बाइसेक्ट करता है। The thin filaments are firmly attached to the Z line. The thick filaments in the A bands are also held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line. बहुत ही आसान चीज है। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि लाइट बैंड के सेंटर में क्या जाता है? Z लाइन जाता है। उसी तरीके से जो है हमारा, अब हम ए बैंड की बात करते हैं। ए बैंड कौन सा है? थिक वाला। इसके बीचों बीच से जो लाइन जाती है वो क्या होती है? यहां तक कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं थिन फिलामेंट्स आर हेल्ड। ये वही कह रहा है कि जो जेड है वो जेड लाइन कहाँ से पास हो रही है? आई वाली जो है, जो एक्टिन वाली है, मतलब आइसोट्रोपिक बैंड के बिल्कुल बीचों बीच पास हो रहा है। वो क्या हो रहा है? जेड लाइन। तो जो मायोफिब्रिल्स हैं, जो एक्टिन के फिलामेंट्स है, वो इससे बहुत ही फर्मली मतलब बहुत टाइटली अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो बैंड है हमारे, कौन से बैंड फॉर्म करते हैं? थिक बैंड, ए बैंड। तो तुम ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एक्टिन ए बैंड बना रही है, ठीक है। एक्टिन कौन सी बना रही है? थिक वाली बना रही है। सॉरी, ए बैंड कौन सी बना रही है? थिक वाली बना रही है। और एक्टिन कौन सी बना रही है? आई बैंड बना रही है। तो यहां तक कोई दिक्कत है? आइसोट्रोपिक के बीच का क्या है? जेड लाइन। ये है अनआइसोट्रोपिक, इसके बीच का क्या है? ए लाइन, सॉरी एम लाइन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि the A and I bands are arranged alternatively throughout the length of myofibrils. The portion of myofibril between two successive Z line is considered the functional unit of contraction and it is called sarcomere. सार्कोलिमा क्या था? मसल फाइबर की कवरिंग थी। ए लाइन क्या था?
थिक मायोफिलामेंट, आई बैंड क्या है, थिन मायोफिलामेंट, जेड लाइन क्या है, बिटवीन आई लाइन, ए के अंदर क्या है, एम लाइन है। तो दो जेड लाइन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, सार्को। और ये जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की। किसकी यूनिट होती है सार्कोमियर, फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की। तो जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सार्कोमियर का क्या रोल है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो कि सार्कोमियर क्या है, दो जेड लाइन के बीच की दूरी। जेड लाइन कहाँ है, आई बैंड में, आइसोट्रोपिक में। ए अनाइसोट्रोपिक में कौन सा है, एम बैंड है। ठीक है, तो देखो in the resting state the edges of thin filaments on either side of the thick filament partially overlap the free end of the thick filaments leaving the central part of thick filaments. This central part of thick filament not overlap by thin filament is called H zone. देखो जब रिलैक्स स्टेट में होता है तो क्या होता है, तुम यहाँ पे इस डायग्राम को देखो कि नहीं, चलो यहां पर हम इस डायग्राम को देखते हैं। जब ये रिलैक्स्ड स्टेट में है तो ये वाला बैंड कौन सा बैंड है, ये हमारा आई बैंड है। ठीक है, यहां से जो ये पतले वाले लाइन दिख रहे हैं ये कौन कौन से हैं, आई बैंड है। और जो ये मोटे वाले लाइन दिख रहे हैं ये कौन कौन से हैं, ए बैंड है। तो जेड लाइन तो तुम्हें पता चल गया कि जो हमारी थिन फिलामेंट है उसके बीचों बीच जाती है। तो ये थिन फिलामेंट तो तुम्हारी ये रही, इसके बीचों बीच जाती है, ये क्या हो गई, और यहां से यहां तक ये क्या हो गया, सार्कोमियर। ये क्या हो गया, सार्कोमियर। तो तुम एक चीज देख रहे हो कि ये जो थिन वाली है मतलब आई बैंड और अनाइसोट्रॉपिक वाली ये क्या कर रही है, हर जगह ओवरलैप कर रही है ना। ये देखो ये थिन बैंड ओवरलैप बाय थिक, फिर यहाँ पे थिन ओवरलैप बाय थिक, थिन ओवरलैप बाय थिक, ऐसा हर जगह पाया जा रहा है। बट इस जोन में जो थिन और थिक लाइंस हैं उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इसको क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। तो एच जोन कैसा जोन है, वैसा जोन जहां पर थिन और थिक के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। समझ में आ गई बात, एच जोन कैसा जोन है जहां पर थिक और थिन के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, अनाइसोट्रॉपिक कौन सा है, थिक मायोफिलामेंट, आइसोट्रॉपिक कौन सा है, थिन मायोफिलामेंट। जेड लाइन कौन सी है, बिटवीन द मतलब सेंटर से पास होती है, आइसोट्रॉपिक है, वो क्या है, जेड लाइन है। ठीक है, और इसके बीच में दो जेड लाइन के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, सार्कोमियर, जो कि फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, मसल कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, अब कुछ और चीजें हैं जो आप ध्यान रख लो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने भी पढ़ा कि सार्कोमियर जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है कॉन्ट्रैक्शन की। तो सार्कोमियर को हमने जेड लाइन से तो बता दिया कि दो जेड लाइन के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। पर अगर ऐसे भी आ जाए कि एक आइसोट्रॉपिक बैंड और दो हाफ आइसोट्रॉपिक जो बैंड है वो भी तुम्हारा क्या बनाता है, ये सार्कोमियर। तो दो जेड लाइन के बीच में कितने कितने बैंड आ जाएंगे, एक ए बैंड आ जाएगा और दो आधे आधे आई बैंड आ जाएंगे। वो डायग्राम जब आप देखोगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, और सार्कोमियर की लेंथ कितनी होती है, 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं कि 1 मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। अगर एक मायोसिन है मतलब एक मोटा आदमी है, उससे लड़ने के लिए पतले लोग कितने लग रहे हैं, 6। ठीक है, इसके चारों तरफ कितने लोग हैं, 6 लोग इससे लड़ने के लिए भिड़ंत में, और ये तब भी उनका मुकाबला कर रहा है। ये इतना मोटा है, इतने इसके पास पावर है। ठीक है, एंड 1 एक्टिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 3 मायोफिलामेंट, 3 मायोसिन फिलामेंट। और एक बेचारे पतले आदमी को देख के इससे रहा नहीं जा रहा है, फिर भी इसने अपने 3 आदमियों को भेज दिया कि जाओ यार मार के आओ इसको, क्या पता ये कहीं बच जाए। तो 3 लोगों को इसने भेज रखा हुआ है, लेकिन मोटे आदमी को कितने पतले लोग मारने गए हैं, 6 लोग। ठीक है, अब देखो जेड डिस्क इज मेड अप ऑफ एक्टिनिन प्रोटीन, ये खैर तुम्हारे काम का नहीं है। चलो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं एक्टिन फिलामेंट के बारे में, एक एक करके ना इन फिलामेंट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को कल कंटिन्यू करना है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन और मायोसिन, और उसके बाद से मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, थैंक यू।